हेलो फ्रेंड्स, रेलवे सामान्य ज्ञान 2024 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाग ने की थी। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाग ने 1930 ईस्वी में की थी। हालांकि प्लूटो अब ग्रह नहीं है। प्लूटो के साथ ग्रहों की संख्या 9 थी। 2006 में जब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाला गया तो अब कुल ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाग ने की थी 1930 ईस्वी में। 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। सौर मंडल में अब कुल ग्रहों की संख्या 8 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? तो यम यानी प्लूटो को अब ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। ग्रह प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉमबाग ने की थी। पहले इसे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह माना जाता था। अब इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो ग्रह को अब 134340 नाम दिया है। प्लूटो ग्रह के कुछ उपग्रह भी हैं, जैसे चिरान, निक्स और हाइड्रा। प्लूटो ग्रह के उपग्रह चिरान, निक्स और हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 104, किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया? तो अभी हमने पढ़ा क्लाइड टॉमबाग ने। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई? तो 1930 में की गई। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा चिरान। प्लूटो के चांद यानी उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 107, किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे अब ग्रह नहीं माना जाता? तो यम यानी प्लूटो को अब ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह माना जाता है। निम्न में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब इसे बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है? तो प्लूटो यानी यम ग्रह को। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस यानी अरुण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। सर विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यूरेनस यानी अरुण ग्रह जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की। यूरेनस यानी अरुण ग्रह दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनियम यानी अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनियम। अरुण ग्रह के और भी कुछ उपग्रह हैं। अरुण ग्रह में 5 धुंधले छल्ले दिखाई पड़ते हैं। जो 5 धुंधले छल्लों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। अरुण ग्रह के 5 धुंधले छल्ले ग्रहों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है तथा इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। चंद्रमा यानी मून के बारे में जानते हैं। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है। अब चंद्र ग्रहण कैसे होता है भाई? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता और जब चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पड़ पाता तो हमारे से यानी पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण हुआ है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण केवल में होता है तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा दिवस में होता है। क्वेश्चन नंबर 114, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 27.3 दिन लगते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी
3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरा करती है एवं अपने अक्ष पर चंद्रमा को एक पूरा चक्कर लगाने में भी 27.3 दिन का समय लगता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें हमेशा दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 115, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? तो यह अवधि जो है 29 दिन से थोड़ा अधिक, यानी लगभग 29 दिन 12 घंटे जैसा होता है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की अवधि 29 दिन 12 घंटे के लगभग होता है। इस समय को एक चंद्र मास या साइनोडिक मास भी कहा जाता है। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे उनतोदर चंद्र कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो 15वें दिन जो है चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। रात्रि आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो चंद्रमा। तरह पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह रात्रि के समय आकाश में सर्वाधिक चमकीला पिंड है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जाना जाता है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो अमावस्या। कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही छोर पर होते हैं, तो इस स्थिति को चंद्रमास को प्रारंभ माना जाता है। चंद्रमा इस समय पृथ्वी से नजर नहीं आता और इस स्थिति को अमावस्या कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। कह रहा है कि सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है तथा पूरे सौर मंडल का प्रधान है। सारे ग्रह उपग्रह इसी के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा अन्य ग्रहों उपग्रहों की भांति इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा यानी मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, यह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। यानी सौर मंडल में जितने भी ग्रह एवं उपग्रह हैं वो सभी के सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। कह रहा है कि एक कैलेंडर माह में यदि 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक ब्लू मून हो जाते हैं, जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक ब्लू मून हो जाते हैं तो उस ईयर को ब्लू मून ईयर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की ही हो जाती है। इस प्रकृति के दौरान वायु के घर्षण के कारण ये जल उठते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पूरी तरह से नहीं जल पाते और यह पृथ्वी पर गिर जाते हैं और गिरने के पश्चात पृथ्वी पर गड्ढा बना देते हैं। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बना हुआ है। 125 क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? यानी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में
सेरस एक बौना ग्रह जो कि उसी में मौजूद है। अब पढ़ते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे अवकाशीय पिंड हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो भी छोटे अवकाशीय पिंड हैं और वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सेरस जो एक बौना ग्रह है, यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में अवस्थित है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। धूमकेतु, प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? कह रहा है प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो हेली नामक धूमकेतु। कह रहा है धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी तथा गैसों के पिंड होते हैं जो पृथ्वी से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित एवं समकेंद्रीय कक्षाओं में घूमते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात सूर्य के समीप से गुजरते हैं और यह गर्म होकर गैसों की फुहारे निकालते हैं जो चमकीली पूंछ के समान दिखाई देता है। अब हेली नामक पुच्छल तारा, कह रहे कि हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। यह पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। यह अगली बार लगभग 2061 या 2062 में दिखाई देगा, क्योंकि कभी 75 और 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। अंतरिक्ष में एक खाली जगह वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? तो धूमकेतु। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा। हेली धूमकेतु यानी पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो लगभग 76 वर्ष बाद यह नजर आता है। कह रहा हेली धूमकेतु यानी पुच्छल तारा लगभग 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। हेली एकमात्र धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और आने वाले समय में यह लगभग 2062 में दिखाई देगा। सौरमंडल में पाए जाने वाले पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंडों को धूमकेतु कहा जाता है। हेली धूमकेतु लगभग किस वर्ष दिखाई देगा? तो यह लगभग 2062 में दिखाई देगा। 130 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो कोमेट यानी धूमकेतु। 131 एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। हेली धूमकेतु यानी हेली पुच्छल तारा की कक्षीय अवधि लगभग कितनी है? तो हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि लगभग 75 वर्ष या 76 वर्ष है। हेली नामक धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 या 76 वर्ष है। हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने का उम्मीद है? 2061 में। हेली धूमकेतु की पुनः पृथ्वी के आसपास लौटने की उम्मीद कम है 2061 में। कह रहा है कि हेली नामक धूमकेतु 75 या 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। यह पिछले बार 1986 में दिखाई दिया था और यह आगे 2061 या 62 में दिखने का उम्मीद है।